is required for each of these apps. While we use these apps, we really need to configure them depend upon the requirement. But who can configure it at the administrative level? It will only be the administrator who can do this. जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वही इसको कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं. बाकी जो नॉर्मल यूजर्स वगैरह होंगे तो दो नॉर्मल यूजर्स will see or will interact with the systems other part यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे लीव अप्लाई करना है किसी को, वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता. करेक्ट. लीव अप्लाई करना किसके लिए? एक नॉर्मल यूजर के लिए. ठीक है. कंपनी का एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, उसको लीव के लिए अप्लाई करना है. ही विल बी डूइंग दैट. ठीक है. उसी तरह से सैलरी स्लिप देखनी है. अगेन यहाँ पर एक तो नॉर्मल यूजर देखेगा, जैसे कि इफ आई एम देयर आई विल बी एबल टू सी माय ओन सैलरी स्लिप. लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं मल्टीपल बंदों की सैलरी स्लिप देखूं. इफ आई एम द मैनेजर ऑफ दोस पीपल आई कैन इवन सी द सैलरी स्लिप ऑफ द अदर्स. मेरा रोल बड़ा हो सकता है. ठीक है. ये कितने बंदों ने लीव अप्लाई किया हुआ है जो मेरे अंडर में आते हैं. ठीक है. बट ये एडमिनिस्ट्रेशन हुआ क्या? यहाँ पर दो डिफरेंट यूजर्स है, नो डाउट, बट दे बोथ आर नॉर्मल यूजर्स. दोनों भी क्या है? नॉर्मल यूजर्स. क्यों नॉर्मल यूजर है? क्योंकि एक ने अपनी खुद की लीव रिक्वेस्ट देखी है जो उसने सबमिट की, और मैनेजर को क्या दिख रहा है? मैनेजर को अपनी खुद की लीव रिक्वेस्ट तो दिखेगी, प्लस जो दूसरे बंदों ने लीव के लिए अप्लाई किया हुआ है वो भी रिक्वेस्ट नजर आएगी. क्लियर? ये तो नॉर्मल यूजर भी होगा. और एडमिनिस्ट्रेशन में पर्टिकुलरली हो रहा क्या? जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड स्टफ है, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड सिर्फ जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि भी देखिए कोई मशीन है. ठीक है. अब वो एक तो होगा कि आप मशीन के यूजर है, उस मशीन से कुछ काम ले रहे हैं और उसका आउटपुट ले रहे हैं. ठीक है. बट दूसरा बंदा कौन होगा? उसका मैकेनिक होगा उस मशीन का. तो एडमिनिस्ट्रेटर हुआ ना, उसको फिक्स करते बैठ रहा है. समझ में आ रही बात? एग्जैक्टली ये सिनेरियो यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है. ठीक है. यहाँ पर मशीन है, मशीन से आप आउटपुट ले रहे हैं एज ए यूजर. लेकिन एक मशीन अगर खराब हो जाए वो उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है. दैट्स इट. इतना ही है. ये दो रूल होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर, या दो हिस्से होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली वो मशीन किस लिए बनी है, मीन्स वो वेबसाइट किस लिए बनी है, उसका एक पर्पस होगा, उसका एक बिजनेस मॉडल होगा, उसका एक बिजनेस प्रोसेस होगा. करेक्ट. उसी के हिसाब से वो चलेगी. अब जैसे कार्स के इंजन है बहुत सारे अलग अलग इंजन, सबका अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन है दिया हुआ. लैपटॉप है, इसका अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन है हर लैपटॉप का. ठीक है. आप इसके यूजर हो गए, उसी तरह से वेबसाइट के कोई यूजर रहेंगे, नॉर्मल यूजर रहेंगे. ठीक. लेकिन वही है कि दूसरा यूजर कौन होगा? दूसरा यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होगा. लैपटॉप खराब हो गया तो किसको दे रहे हैं? वही उसके मैकेनिक को दे रहे हैं. ठीक है. जिसको बराबर से जो भी इशू आया है उसको रिजॉल्व करेगा. So just to understand this, there are two parts of any web portal or the website. Those are nothing but the administrative role or the administration area or the administration screens. Then there will be normal users screens. ठीक है. So let's move ahead. We're talking about the Office 365 administration. देखिए जो ऑफिस 365 का एडमिनिस्ट्रेशन है, कैन इवन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक आइकॉन आपको नजर आ रहा है.
सो बेसिकली होता क्या कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेपरेट ऐप है माइक्रोसॉफ्ट या ऑफिस 365 के अंदर, which you can see on the left hand side. Click on this dots, app launcher बोला जाता है. From the app launcher you can see there are different number of apps available here, and click on this all apps. यहाँ पर सभी apps list out हो गए. Then from the bottom you can click on explore all your apps. Your right hand side में पूरे apps आ चुके हैं. देखिए मैं भी ग्रुप में देखा हूँ कल कि कुछ एक्टिविटीज गोइंग ऑन है. इट्स वेरी गुड. ये बहुत अच्छे से आप लोग उसको इश्यूज आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. इट्स वेरी गुड बिकॉज यू विल. देखो एक बात याद रखो, खास तौर पर आईटी के अंदर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर स्टफ्स, बट जहाँ तक कि आईटी की बात है, प्रोग्रामिंग की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिजाइनिंग की बात है, इसके अंदर क्या होता, आप जो चीजें सीखते हैं वो ज्यादातर अपनी गलतियों से सीखते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई बंदा कोड कर रहा है, इधर लो कोड रहा हो या फुल कोड रहो, डजंट मैटर, या कोई कॉन्फ़िगरेशन की हुई किसी चीज की, लेकिन मान लीजिए कि उसके अंदर एरर आ गया. अब आप एरर में स्टक हो गए, पूरा दिन एरर के पीछे लगे और आपको उसका सॉल्यूशन लास्ट में जाकर के एंड ऑफ द डे मिला. एरर ये भी हो सकती है कि आपका सेमीकोलन मिस हुआ होगा, छोटी सी चीज. ये भी हो सकता है कि आपने कुछ लॉजिकली उसमें गलती की होगी या बड़ा मिस्टेक हुआ होगा. बेसिकली अगर इश्यूज आते हैं, इश्यूज का मतलब ये है कि आप उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत कुछ R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे बहुत सारी चीजों की. उसमें आपकी लर्निंग बहुत होती है. देखिए जो बंदे ने गलती नहीं किया है उसको पता नहीं होता है कि उसके जो डूज एंड डोंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है ये तो पता है, लेकिन क्या नहीं करना वो पता नहीं होता है. तो आप अगर हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बस सारी चीजें सही से चलेंगी, ये भी सही नहीं होता. इसके लिए कुछ एरर्स आना भी जरूरी है, क्योंकि अगर एरर्स आएंगी तो आप उसको फिर गूगल करेंगे, उसको लर्न करेंगे कि ये एरर क्यों आई. और इस तरह की चीजें आपको नॉट जस्ट इन द इंटरव्यू बट आगे भी चल करके फायदा पहुंचाती है व्हेन यू आर वर्किंग. तो लर्निंग तो बहुत ज्यादा होती है जब आपके मिस्टेक्स होते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप, लेकिन मिस्टेक्स होते रहते, एरर्स आते रहते. मैं तो बोलता हूँ कि एरर्स आने तो अच्छी बात है, आपकी लर्निंग है, आगे भी आएगी, कोई इशू नहीं है. देखो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, याद रखिए. जस्ट डे बिफोर यस्टरडे वी वर फेसिंग ए प्रॉब्लम, और पावर एप्स के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी जो हम डेवलप कर रहे थे. उसमें कुछ कंडीशंस रखी हुई थी दैट वाज नॉट वर्किंग. तो the other developer he tried so much but उसने सिंपली उसको वैसे ही रख दिया और बोला कि चलो छोड़ दो इसको. ठीक है, but then it came to us, basically I was looking into that. The senior person whoever was there told me, see if it doesn't work then we will do it through the other approach. मतलब कि अगर ये इससे नहीं होता है तो हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, बट वी हैव टू रैप इट अप. ये हमको कल ये डिलीवर करना है और एप्लीकेशन की सिर्फ वही चीज बाकी थी, बाकी सारी चीजें हो चुकी थी. कल उसकी डिलीवरी थी. मैंने उसको दिन भर देखा हूँ सारी चीजें. मैंने उसको बोला कि रुक जा, ऐसा नहीं, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट. हम इसको इम्प्लीमेंट करके ही रहेंगे. देन ही केम बैक टू मी. उसने बोला कि नहीं, पहले भी ये नहीं हुआ है, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसको बहुत टाइम लग जाएगा इम्प्लीमेंट होने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को प्रोजेक्ट से रिमूव कर देता हूँ.
टाइम भी टेस्टिंग के लिए क्लाइंट को बिजनेस को देना है कि टेस्ट करो बोलकर उतना हिस्सा मैं स्किप कर देता हूँ. I told him, see, don't do that because every problem has the solution. और ये मैं हमेशा बोलता हूँ. When I joined a company, the beginning itself, it was my attitude कि हर problem का solution ठीक है. वेब डेवलपमेंट में आपने अगर देखो आपके पास कोई बंदा आता है और बोलता है कि मुझे वो चीज बना करके हो, मैंने वहां पर देखी भी, अगर वो पहले बनी हुई तो ऑब्वियसली वो बन सकती है, आप भी डेवलप कर सकते हो उसको, ठीक है. और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हर रिक्वायरमेंट की सोल्यूशन होती है, या तो उसकी 100% सोल्यूशन मिलेंगी और क्लोज टू दैट, बट सोल्यूशन तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा. और एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस भी होते हैं, ऐसा भी होता है. सो एंड ऑफ द डे इतना ही हुआ कि मुझे 1 घंटा ज्यादा बैठना पड़ा, बिकॉज I've given my words कि ये तो हो ही रहेगा, ठीक है. बट why I was confident enough इसके लिए, हालांकि मेरे पास में कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था, बट I was very much confident कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जो किसी ने कभी लाइफ में की नहीं होगी, ठीक है. कहीं ना कहीं तो ये जरूर हुआ होगा. Do your R&D, do your Google and put your logic into that, और फिर बाद में फाइनली वो चीज अकम्प्लिश हो जाती है. तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन, बंदे का इंटरेस्ट कितना है उसके अंदर, ठीक है. फुल्ली डेडिकेशन के साथ करो जो भी कर रहे हैं. इट्स गुड कि यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग और रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, ग्रुप में शेयर भी कर रहे हैं. ये प्रैक्टिस का आपको पता चलेगा आगे चलकर जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे. अभी तो आपको इसके डेफिनेटली इफेक्ट्स जरूर नजर आएंगे, बट व्हेन यू विल जॉइन द कंपनी यू विल सी दिस हाउ इट विल वर्क फॉर यू, ठीक. बेसिकली यहाँ पर एडमिन है, तो एडमिन के आइकॉन सिर्फ उस बंदे को नजर आएगा हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर अगर कोई बंदा नहीं है, he will not be able to see this particular icon. Let's click on this admin icon. So there are 2 types of administration. Types of administration. One is like Office 365 administration. Second one is SharePoint administration. So this is our focus actually. ठीक है, these 2 things. But there is one more, which is Azure Active Directory. सबसे पहले इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे हम लोग कल टीम्स देख रहे थे, आउटलुक है, कैजिला, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन आपको वहां पर मिलेंगे. बट सबसे अहम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम ऑल इज Office 365 administration, Azure Active Directory administration, then SharePoint administration. Okay. So first we'll start with the Office 365 administration. Okay. यहाँ पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको इसका एक्सेस मिलता है. If you have the administrative role, वो कैसे आएगा administrative role? We will definitely see that today. So first of all, we have the users over here. User का administration. What is the user administration? How many users do we have in our overall Office 365? जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि in my organization there are 500 plus employees. 400 of them are having E3 licenses, 95 are having E1 licenses. ठीक, ये जो अलग अलग लाइसेंसेस है और ये नंबर ऑफ यूजर्स है बहुत सारे,
ये सभी कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज प्लेस पर होता है, सेंट्रलाइज प्लेस पर. दैट प्लेस इज दिस. यूजर्स में जाइए. If you click on this active users, you will be able to see how many number of users are there. ठीक है. There are 5 users currently. और उसके डिटेल अगर आप देखते हैं तो ये यूजर नेम है सारों. E1 कौन से लाइसेंसेस असाइंड है. We can see unlicensed and you can see Microsoft Power Automate free, Office 365 E3 license. ये जिस बंदे को जो लाइसेंस असाइन किया हुआ है वो यहाँ पर लिस्ट आउट रहेगा. ठीक है. इस पर क्लिक करेंगे, नया यूजर ऐड करेंगे. अब देखिए ये जो यूजर स्टोर होते हैं इनका एक डेटाबेस होता है, यूजर का डेटाबेस. द यूजर डेटाबेस इन माइक्रोसॉफ्ट इज नोन एज एक्टिव डायरेक्टरी. एक्टिव डायरेक्टरी ये यूजर का डेटाबेस होता है. यहाँ पर जैसे हमने Azure एक्टिव डायरेक्टरी लिखे हुए हैं. दिस Azure एक्टिव डायरेक्टरी इज नथिंग बट इज द डेटाबेस ऑफ द यूजर्स. यूजर्स कौन होंगे? आपके एप्लीकेशन एक्सेस करने वाले बंदे, और द एंड यूजर्स, और द बिजनेस यूजर्स. वो लोग जो आपके एप्लीकेशन एक्सेस करेंगे. आइदर दे आर द नॉर्मल यूजर्स और दे आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स. क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी है, एंड ऑफ द डे ही इज आल्सो द यूजर. ठीक है. तो नॉर्मल यूजर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है. यहाँ पर याद रखिए. बेसिकली this Azure Active Directory is nothing but a database of the user. ये Azure क्या है फिर? ये Azure cloud है, correct? We were discussing about the cloud as well. Microsoft का जो cloud उसको Azure बोला गया. मीन्स ये जो यूजर का डेटाबेस है ये होता है क्लाउड के ऊपर. क्लाउड के ऊपर मीन्स ये ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन सर्वर्स है उसके ऊपर ये डेटाबेस है. ये कोई ऑन प्रीमाइसेस जो सेपरेट सर्वर होता है उसके ऊपर नहीं है. जो क्लाउड सर्वर है उसके ऊपर है. इसके लिए इसको Azure एक्टिव डायरेक्टरी बोला गया. तो एक्टिव डायरेक्टरी जब भी आप सुनेंगे एक ही बात क्लिक होनी चाहिए कि ये यूजर का डेटाबेस है. यूजर का डेटाबेस क्या? We will go to that. ठीक है. अभी के लिए Office 365 का जो एडमिनिस्ट्रेशन इट्स पार्ट ऑफ दैट. इतना समझ लीजिए. These are the active users. ठीक है. ये एक्टिव यूजर्स है. ऐसा हो सकता है ना कि यूजर डिलीट हो गया. ये कब होगा? Nothing. तो ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे को आपने क्या किया, उसको सेलेक्ट किया, डिलीट किया. ये कब होगा? जब वो बंदा कंपनी छोड़कर चला गया, आपने उसके अकाउंट को डिलीट कर दिया, वो डिलीटेड यूजर्स में आ जाएगा. ठीक है. ये इतना ही है इसका. गेस्ट क्या होते हैं? देखिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है ओवरऑल ऑफिस 365 और शेयरपॉइंट का. वो ये कि बात कर रहे हैं कि जो इंट्रानेट फेसिंग साइट्स होते हैं, इंट्रानेट, उसमें विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन का हमने वर्ड यूज किया. सो दोज पीपल हु आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे विल बी एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर पोर्टल और द वेबसाइट. जो इंटरनल एम्प्लॉइज है वो इसको एक्सेस करेंगे. लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि कोई अदर कंपनी है, उसके जो ऑथोराइज बंदे हैं उनको भी आप एक्सेस देना चाहते हैं. जैसे कि ऐसे होगा ये. फॉर एग्जाम्पल you are a TCS, you are the TCS company and you want to procure or purchase 1000 laptops from Dell. अब Dell में और
TCS में इनके जो मेन बंदे, एक तो प्रोक्योरमेंट टीम रहेगी TCS की, जो परचेज करेगी कोई आइटम, प्रोडक्ट्स वगैरह, और दूसरा डेल के पास में जो मार्केटिंग या सेल वाली टीम रहेगी, वो प्रोडक्ट्स को सेल करने में डील करेगी। ये दोनों टीम्स के कुछ बंदे रहेंगे जो आपस में इंटरैक्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, परचेज किस तरह से होगी, बाय एंड सेल किस तरह से होगी, देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक तो TCS है, उसके एम्प्लॉइज है कुछ, मान लो एक दो एम्प्लॉइज है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के, और दूसरा डेल है, डेल के सेल वाला जो डिपार्टमेंट है उसके एक दो एम्प्लॉइज है, यहाँ के दो एम्प्लॉइज, इधर के दो एम्प्लॉइज। अब ऐसे होगा कि इनका कॉन्टैक्ट बनेगा, ये इंटरेक्ट कैसा करेंगे एक दूसरे से। चलो ठीक है, इन्होंने कॉल किया, ये क्या हो गया, लेकिन देयर मस्ट बी सम प्लेस वेयर दे बोथ शुड कम। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, दोनों भी वहां पर एडिटाइज होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड स्टफ्स होते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती है, जैसे कि अभी मैंने आप सबको यहाँ पर इनवाइट किया, आप सभी को मैंने यहाँ पर इनवाइट किया हूँ, आप सभी यहाँ पर गेस्ट हैं, जितने भी बंदे हैं ये सभी गेस्ट हैं, मींस दे आर नॉट द इंटरनल एम्प्लॉइज। इंटरनल एम्प्लॉइज कौन होते हैं? इंटरनल एम्प्लॉइज ये है जो नजर आ रहा है, these four are the internal employees, these five basically, these five are the internal employees of the company, but apart from that यहाँ पर जितने भी अदर यूजर नजर आ रहे हैं ये सभी के सभी कोई और है, they are the guest, they don't belong to this particular company। ये कंपनी कौन सी है? यहाँ पर देखिए आपको शेयर पॉइंट का, if you go here 365 Concept Tech, this is the company 365 Concept Tech के ये एम्प्लॉइज है, और ये जितने भी बंदे यहाँ पर जुड़े हैं they all are the guest, out of those 42 41 are guest। ठीक है, means they are not the internal employees of the company। अब ऐसा हो सकता ना कि जब की मीटिंग हो रही है, आप टीम्स के ऊपर एक मीटिंग का लिंक भेज दे रहे हैं उनके अकाउंट के ऊपर, उनके ईमेल के ऊपर, जैसे कि आप TCS है तो आप TCS से मेल जा रहा है डेल के बंदों को, और डेल के मेल के ऊपर जो लिंक है उस पर क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन करें। लेकिन मीटिंग ज्वाइन कहाँ पर हो रही है? TCS का जो प्लेस है, TCS की जो जगह है पर हो रही है। जैसे कि ये सभी बंदे, all the 41 people are external people, ठीक है, these people are joining here, ये जो 365 Concept Tech है यहाँ पर वो ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, सभी एक्सटर्नल लोग हैं। सवाल ये होना चाहिए कि ये तो एक्सटर्नल है, हम तो बात कर रहे थे कि इंट्रानेट में ये होना चाहिए कि उस कंपनी के एम्प्लॉइज। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, बट देयर आर सर्टेन सिनेरियोज, देयर इज एन एक्सेप्शन हियर। एक्सेप्शन कि आपकी जो पार्टनर कंपनीज है, आपके पार्टनर कंपनीज हो सकती, सिस्टर कंपनीज हो सकती, पेरेंट कंपनी से हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी वेंडर्स है, जैसे कि हम लैपटॉप की बात करें, ये वेंडर्स कंपनी है। ठीक, कहीं पर कैफेटेरिया रहता वो भी थर्ड पार्टी रहते, चेयर्स कहीं से आप लेते, जैसा इकिया है, इकिया से आपने फर्नीचर खरीदा कंपनी के लिए, तो इकिया क्या हो गया? आपकी थर्ड पार्टी हो गया, थर्ड पार्टी वेंडर कंपनी बोल सकते हैं इसको, थर्ड पार्टी बोला जा सकता, या एक्सटर्नल कंपनी, एक्सटर्नल वेंडर बोला जा सकता, एक्सटर्नल पार्टनर्स बोला जा सकता है इसको, एक ही बात है। तो इन सर्टेन सिचुएशन अगर आपको आपके शेयर पॉइंट का या ऑफिस 365 के किसी भी ऐप का एक्सेस देना है थर्ड पार्टी के लोगों को, मींस द यूजर्स और द एम्प्लॉइज ऑफ द थर्ड पार्टी,
अगर आपको एक्सेस देना है, ये भी पॉसिबल है ऑफिस 365 या शेयर पॉइंट के अंदर एक्सटर्नल लोगों को, बट वो एक्सटर्नल लोग आम लोग नहीं होंगे, वो एक्सटर्नल लोग होंगे, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। कंपनी के बंदे जो है वो खुद डिसाइड करेंगे। मींस टीसीएस में आकर के वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, इवन दो दे आर वर्चुअल, ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे होंगे, बट टीसीएस विल डिसाइड किसको देना है एक्सेस। ठीक है, समझ में आ रही बात। टीसीएस जिसको भी एक्सेस देना चाहता है दे सकता, बट ऐसा नहीं हो सकता कि टीसीएस ने अपनी पूरी वेबसाइट पब्लिकली ओपन करके रखी। शेयर पॉइंट की जो वेबसाइट बनाई जाती है वो पब्लिकली ओपन नहीं होती। पब्लिक में से टीसीएस से आ रहा है कि चलो इसको मैं सभी के लिए ओपन कर दूं वेबसाइट, ये नहीं हो सकता शेयर पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप अपनी एप्लीकेशन का कोई पर्टिकुलर पेज, कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एरिया किसी एक्सटर्नल यूजर को एक्सेस करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्सटर्नल यूजर के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यहाँ पर आएंगे, तो गेस्ट वगैरह की बात, ठीक है, क्लियर है। दूसरा यहाँ पर टीम्स एंड ग्रुप्स है। वी टॉक्ड अबाउट दिस टीम्स एंड ग्रुप। टीम्स और ग्रुप क्या होता है, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बने हुए होते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, या तो आप इंडिविजुअली चैट कीजिए, या किसी भी कंपनी में बहुत सारी टीमें होती हैं, सब टीम्स होती हैं या ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं। यहाँ हर जगह कोई ना कोई एक ग्रुप है। यहाँ पर भी एक कंसेप्ट है टीम्स या ग्रुप का। टीम्स या ग्रुप जो होते हैं ये कलेक्शन ऑफ यूजर्स है। टीम्स और ग्रुप इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ द यूजर्स, ठीक है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, देखो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग कर रहे हैं, उनकी एक अपनी साइट बनी हुई है, उनके अपने पेजेस होंगे, उनके अपना डेटा होगा। और एचआर टीम जो है या एचआर ग्रुप जो है, उनका भी अपना खुद का एक डेटा होता है, ग्रुप होता है, साइट होता है, एरिया होता है, ठीक है। कैसे? अब देखिए जो एचआर के बंदे होते हैं, एचआर की टीम में एक एचआर मैनेजर है और फाइनेंस की टीम में फाइनेंस मैनेजर। लेट मी जस्ट टाइप इट ओवर हियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये जो टीम्स एंड ग्रुप्स है, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका एचआर डिपार्टमेंट ले लीजिए, दूसरा है फाइनेंस डिपार्टमेंट। इस तरह के टास्क डिपार्टमेंट हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो भी हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। जैसे कि इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव अराउंड 50+ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर एक मैनेजर होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी मैनेजर होगा यहाँ पर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एसोसिएट्स होंगे, इसको मैं बोलता हूँ पेरोल एसोसिएट्स। वो बंदे जो एचआर टीम के तो हैं, बट दे डील विद द पेरोल। पेरोल क्या होता है? बोलिए ना, सैलरी चाहिए, जॉब क्यों करना है? सबसे पहले तो ऐसी चीजें याद रहना, ध्यान में रहना, पता रहना। पेरोल
जहाँ से आपका सैलरी जनरेट होता है। तो ये एक तो पेरोल एसोसिएट्स है, दूसरा क्या है रिक्रूटमेंट। देखिए 3 बंदे मान लीजिए, ये 1, ये 2, सही पेरोल एसोसिएट 10 भी हो सकते, रिक्रूटमेंट एसोसिएट्स 5 भी हो सकते। जस्ट मैंने वहां पर नंबरिंग दे दिया हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर है, देन दूसरा बंदा यहाँ पर क्या होगा, एक होगा बंदा अकाउंट एसोसिएट। ओके, आपकी अकाउंटिंग देखेगा पैसों की, कितने पे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। और तीसरा बंदा यहाँ पर और क्या हो सकता, लगाइए दिमाग। फाइनेंस डिपार्टमेंट है कंपनी का, हाँ, एक तो मैनेजर तो ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट में रहेगा और वो एक ही रहता है। देन अकाउंट एसोसिएट होगा और एक ऑपरेशंस एसोसिएट होगा या बंदा होगा ऑपरेशंस का। रिस्क लीड होगा यहाँ पर, लीड के अंदर और बंदे होंगे, बहुत सारी टीमें होती हैं। तो ये जो टीम्स और ग्रुप्स है, ये एचआर है और ये फाइनेंस है। होना क्या चाहिए, एचआर के बंदे जो फाइल्स को, जिन पेजेस को, जिन साइट्स को एक्सेस करते हैं, उनका एक्सेस फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे कि ये बंदे क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस सिस्टम चेक कर रहे हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो चलिए, अटेंडेंस सिस्टम में ये बंदे क्या करेंगे, चेक करेंगे अटेंडेंस कितनी हुई। ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस वो पेरोल जनरेट करेंगे बंदे का, कि एक महीने में 20 दिन आया बंदा, 22 डेज आया, इतने छुट्टियां हुई हैं या 15 डेज आया है। अटेंडेंस का एक्सेस रहेगा सिर्फ और सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट को। और फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये बंदों को एक्सेस रहेगा आपके अकाउंट का। करेक्ट है ना, आपके अकाउंट ही एक्सेस कर सकते हैं। अकाउंट का एक्सेस रहेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को। इट डजंट मीन कि वो पूरा आपकी अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे हैं। बैंक के अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी में जो अकाउंट्स इनके मेंटेन्ड है, इसको कितनी सैलरी गई है, कितनी प्रोसेस करनी है, और अटेंडेंस के हिसाब से फिर वो इस महीने की सैलरी प्रोसेस करेंगे। ठीक है, या कोई बंदा कंपनी छोड़कर चला गया, जरूरी है कि उस बंदे के ऊपर जाए और उस बंदे को रिमूव कर दे वहां से। उनका जो पेरोल सिस्टम है, अकाउंट सिस्टम है, उस अकाउंट सिस्टम से उसको रिमूव किया जाना चाहिए। तो इसका एक्सेस ऑब्वियसली कौन करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग कर रहे हैं। इसका एक्सेस कौन कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं। लेकिन लीव पोर्टल है या लीव का सिस्टम बना हुआ है, ये कौन एक्सेस करेंगे बोलिए, कौन से यूजर्स, कौन से एंड यूजर्स, एचआर के रहेंगे या फाइनेंस के रहेंगे? हाँ, सभी यूजर्स रहेंगे। करेक्ट, क्योंकि छुट्टी तो फाइनेंस वाले को भी चाहिए, एचआर को भी चाहिए। इसके अलावा 50 डिपार्टमेंट रहने दो, डिपार्टमेंट छोड़िए, कोई बिना डिपार्टमेंट का भी बंदा है, सीओ भी है, उसको भी चाहिए छुट्टी। ठीक है, रिकॉर्ड के लिए तो छुट्टी तो उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर लीव कौन कर रहा है, लीव हो रही है ऑल डिपार्टमेंट्स। ऑल डिपार्टमेंट्स में फॉर एग्जाम्पल लीव है। यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, there will be certain things in the SharePoint या Office 365 जिसमें आप बंदों को एक्सेस देंगे सारी चीजों का। कभी ऐसा होता है कि आप डिपार्टमेंट वाइज देंगे या टीम वाइज देंगे, ग्रुप वाइज देंगे। कभी ऐसा होता है
जैसे एचआर के अंदर पेरोल एक टीम है, रिक्रूटमेंट एक टीम है। ये हो सकता है कि पेरोल वाले बंदे अटेंडेंस सिस्टम को चेक करें, सिर्फ उतना ही एक्सेस, और जो रिक्रूटमेंट वाले बंदे हैं, रिक्रूटमेंट ये बंदे सिर्फ एक्सेस करें जो बंदों को हायर करना है, हायरिंग चल रही है, जैसे naukri.com की प्रोफाइल वगैरह उनको चेक करना है, वो रिक्रूटमेंट वाले बंदे होते हैं। यहाँ पर भी इनकी अलग टीम हो सकती है, एक टीम के अंदर सब टीम भी हो सकती है, उस सब टीम के अंदर फर्दर सब टीम भी हो सकती है, याद रखिए। तो ये टीम की या ग्रुप की या साइट की हायरार्की हो सकती है, ठीक है ना, समझ में आ। सो एक तो ये होगा कि सारे डिपार्टमेंट्स एक ही पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करेंगे, या ऐसे भी होगा कि डिपार्टमेंट वाइज होंगे, ये भी हो सकता है कि सब डिपार्टमेंट वाइज होंगे। इवन इट इज पॉसिबल कि किसी बंदे को एचआर डिपार्टमेंट का भी एक्सेस होगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी एक्सेस रहेगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। बेसिकली अभी टीम्स और ग्रुप्स क्या होता है, ये टीम्स और ग्रुप्स जो हम बनाते हैं, वेरी सिंपल, कि आप अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के बंदे हैं, उनको किसी चीज का एक्सेस देना है, तो आप क्या करेंगे, आप 10 बंदे हैं तो 10 बंदों को इंडिविजुअली एक्सेस देने से बेहतर है, एक्सेस देना क्या रहता है, किस तरह से दिया जाता है, विल सी दैट, इट्स मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स बोल सकते हैं आप। लेकिन उतने बंदों को इंडिविजुअली रिपीटेटिवली आपको एक्सेस देना है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप को एज ए होल एक्सेस दे दिया जाए, ठीक है, कि भाई ये पूरा ग्रुप, जैसे कि हमारी एक्टिविटी चल रही ग्रुप के अंदर, अगर मैं इंडिविजुअली सभी बंदों को रखूं, कितना डिफिकल्ट है। मान लीजिए जो रजिस्ट्रेशन की लिंक्स वगैरह है, मैंने क्या है, एक ही बार शेयर कर दी उसको, सभी लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, करेक्ट, या वहां पर इश्यूज एक दूसरे के साथ डिस्कशन हो रहा है। ये बहुत आसान है ना, कोई अगर आपको मैसेज पहुंचाना है, आप ग्रुप में पहुंचा दो, किसी को कोई चीज की एक्सेस देनी है, ग्रुप में रख दो। अदरवाइज क्या होता, अगर ग्रुप का कंसेप्ट नहीं होता, जितने भी बंदे उस ग्रुप में हैं, सभी को इंडिविजुअली मुझे वो लिंक शेयर करनी पड़ती। तो जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो तो एक ही लिंक है, बट मान लीजिए 100 पीपल है, तो 100 पीपल को 100 टाइम्स मुझे वो लिंक शेयर करनी पड़ती। इट्स मैटर ऑफ ए सेकेंड, लेकिन टाइम लगता ना मुझे, वो सेकेंड मिला के भी, है ना। इससे बेहतर है कि ग्रुप बना लो और उसी में उसको पुश कर, दैट्स इट, खत्म। समझ में आई बात। ये ग्रुप का या टीम का फायदा होता है। तो कहीं पर आपको एज ए इंडिविजुअल देना पड़ता है परमिशन या एक्सेस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास में ग्रुप्स होंगे या टीम्स होंगे। अब ये जो ग्रुप्स होते हैं, टीम्स एंड ग्रुप्स है, ये एक टीम जो होती है, टीम्स विल बी इन MS टीम्स, जो हमारा एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यहाँ पर ग्रुप नहीं होता, जो हमारा टीम्स है यहाँ पर ग्रुप नहीं होता, मेनली यहाँ पर टीम्स होती है। देखिए टीम्स नजर आ रही है, जो मेन एंटिटी यहाँ की वो टीम है, ये टीम्स के अंदर देखिए जनरल टीम के अंदर सभी लोग जो कनेक्टेड है, यहीं से कनेक्टेड, जनरल टीम्स मींस दे आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम। मीटिंग को भी मैंने जो ओपन किया हूँ उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल दिया हूँ, मींस वो टीम्स के अंदर। अब वो जो भी टीम है बंदों की यहाँ आ रही है और एक्सेस हो रहा है, ठीक है। बेसिकली टीम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर होगा टर्मिनोलॉजी, और जो ग्रुप्स होगा, ग्रुप्स विल बी पार्ट ऑफ, एक तो होता है ऑफिस 365 ग्रुप्स होते हैं और दूसरा होता है शेयर पॉइंट ग्रुप्स। दो तरह के ग्रुप्स हैं, और टीम्स एंड ग्रुप भी देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की रहेगी और दूसरी रहेगी ग्रुप्स।
ये दिस वन टाइप, दिस इज सेकेंड टाइप। मैं इसको और अच्छे से कर देता हूँ, अंदर ये A कर देंगे, here we'll make it as B। टीम होती है मेस टीम्स के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑफिस 365 एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर टीम्स होंगे, ग्रुप्स होंगे। देन कम्स द रोल, रोल असाइनमेंट हम Azure एक्टिव डायरेक्टरी में अभी देखने वाले हैं इंशाल्लाह, विल सी दैट। जैसे कि हम बात कर रहे थे ना रोल्स की, कल भी हमने बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है, नॉर्मल यूजर का रोल होता है, इट्स दैट थिंग ओनली, इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। रिसोर्सेज क्या है कि रूम्स एंड इक्विपमेंट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जैसे कि लैपटॉप्स है, इक्विपमेंट्स है, टेबल्स है, चेयर्स है, जो भी है उसको आप यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते। रिकॉर्ड कीपिंग, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग है। नेम, ईमेल क्या है, ये टाइप किया, मीन्स हु इज द पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट इस पर्टिकुलर रूम या इक्विपमेंट का, उसका ईमेल यहाँ आ जाएगा, रिसोर्स का नाम आ जाएगा और रिसोर्स का टाइप आ जाएगा, कैपेसिटी, लोकेशन, फोन नंबर, व्हाटएवर इट इज, मींस द कांटेक्ट पर्सन कौन है जिसके अंडर में वो चीज है, ठीक है। इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, जस्ट एक ऑप्शन अवेलेबल है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। देन कम्स बिलिंग, परचेज सर्विसेज, योर प्रोडक्ट्स, ये क्या है, अभी तो हमारा फ्री का है, ट्रायल वर्जन है। ऐसा हो सकता है कि इसको मैं लिटरली रजिस्टर कर दूं, प्रीमियम अकाउंट खरीद लूं, आप यहाँ से ये सारी सर्विसेज है, यहाँ पर सभी प्लान्स है। ये देखिए, बेस्ट सेलर फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बेस्ट फॉर बिजनेसेस दैट नीड प्रोफेशनल ईमेल, क्लाउड फाइल स्टोरेज एंड ऑनलाइन मीटिंग्स एंड चैट, desktop version of office apps like Excel, Word और etc. 125 रुपीज पर यूजर पर मंथ बेसिस पर इसका चार्ज लगेगा, ये बहुत बेसिक है। देन माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस बेसिक, बिजनेस प्रीमियम मंथ टू मंथ, ये एंटरप्राइज जो ज्यादातर यूज होते हैं कंपनीज में, E1 मंथ टू मंथ, E1 E3 इसके अंदर 720। देखिए लाइसेंसिंग कॉस्ट कितनी चेंज होगी, क्यों चेंज हुई, इसके अंदर आप जाएंगे शेयर पॉइंट, पावर ऑटोमेट, वो नहीं आएगा, बेसिक है सिर्फ, क्योंकि क्लियरली बोल रहा है यहाँ पर मीटिंग के लिए, चैट के लिए, क्लाउड स्टोरेज के लिए, ईमेल के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट ये एंटरप्राइज है, इसके अंदर देखिए HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, ईमेल है, 1 TB पर्सनल फाइल स्टोरेज, शेयरिंग है, और भी बहुत कुछ रहेगा यहाँ, ठीक है। These are the difference. Then E3 लाइसेंस, E3 में तो बहुत कुछ आ जाएगा, जो हम रजिस्टर किए वो E3 लाइसेंस, ठीक है। स्टैंड एलोन सॉल्यूशंस भी है यहाँ पर, एंड दैट्स इट। ये अलग अलग सॉल्यूशंस, सब्सक्रिप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। आप क्लिक कीजिए यहाँ पर डिटेल्स के ऊपर, वो आपको वेबसाइट पर ले जाएगा और आप आगे से जाकर उसको परचेज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन योर प्रोडक्ट्स मींस आपके पास में क्या क्या लाइसेंसेस अवेलेबल है, इट मींस दैट आपने ये लाइसेंसेस खरीद लिए, माइक्रोसॉफ्ट से आपने ये लाइसेंसेस खरीद लिए। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट फ्री वाला 10,000 क्वांटिटी है, परचेज्ड क्वांटिटी, तो खैर ट्रायल है, लेकिन इसने इसके साथ में 10,000 क्वांटिटी दी हुई है। देन ऑफिस 365 E3 ट्रायल, इसके साथ कितने लाइसेंस है, 25 लाइसेंसेस। अभी देखो हमने कितने लाइसेंस कंज्यूम किए, लेट्स सी, लेट्स ओपन दैट। देयर आर 5 people over here, पांचों से नहीं, देखो इंपॉर्टेंट ये कि यूजर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये यूजर नाम के पांचों के, लेकिन काम के कब होंगे, जब इनको लाइसेंस असाइन किया जाता है। यू कैन सी ओवर हियर, ये वाला बंदा
is unlicensed, means the license has not been assigned to him. लेकिन बाकी जो 4 बंदे हैं वो सभी को आप देख सकते हैं कि लाइसेंसेस असाइंड है. So Microsoft Power Automate फ्री लाइसेंसेस 10,000 है हमारे पास और Office 365 easy लाइसेंसेस कितने थे? 25. Just go back here. Out of those 25, 4 are used, and out of those 1,000, 4 are used. Users तो 5 है लेकिन 4 बता रहा है. क्यों बताया? क्योंकि यूजर अनलाइसेंस्ड है ना? That's correct. जब तक कि आप किसी यूजर को लाइसेंस असाइन नहीं करते, वो यूजर सिर्फ नाम का रहेगा, काम का नहीं. यूजर क्या है? नाम का है, काम का नहीं. तो नाम का बनाने के लिए उसको काम का बनाने के लिए उसको लाइसेंस असाइन करना पड़ेगा. याद रखें. बैक साइड में जो बंदे बैठे हुए उनको शायद स्क्रीन उतनी क्लियरली नजर नहीं आ रही हो. आ रही तो बहुत अच्छा है. आपकी आंखें माशाल्लाह बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे लगता है इसलिए मैं भी जूम किया. अगर ऐसा है तो बोलते जाओ. अभी तो मैंने जूम किया हूँ इसको, मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है. ठीक है, तो फील फ्री फॉर एनीथिंग, यू कैन इंटरप्ट मी, नो डाउट. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी बंदे मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं. बेसिकली यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स जो खरीदे हैं आपने माइक्रोसॉफ्ट से वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं. ठीक है, पर यूजर बेसिस पर यहाँ पर चार्ज लगेगा. अगर 25 यूजर्स है और ये लाइसेंस कौन सा E3 है, इसकी कॉस्ट $20 होती है. 25 into $20, उतना पर मंथ कंपनी को चार्ज लगेगा. सब्सक्रिप्शन की प्राइस आएगी. ठीक, दिस इज रिगार्डिंग द परचेसिंग, लाइसेंसिंग, बिल पेमेंट, द सेम थिंग इट इज. कभी आपको बोला जाए कि आप ठीक है ये एम्प्लॉयज को हम खरीद लेते हैं, इतने एम्प्लॉयज के लिए बिलिंग करनी है, यू शुड कम ओवर हियर एंड यू कैन डू ऑल दिस स्टफ्स हियर. अब जाहिर सी बात है ये कौन करेगा इस तरह के काम? एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा. हर नॉर्मल यूजर को दे देंगे तो नॉर्मल यूजर आके यहाँ पर उसको डिलीट भी कर सकते हैं. कोई ना कोई बंदा अकाउंटेबल होना चाहिए ना. जो अकाउंटेबल बंदे वही आकर के यहाँ पर काम करेंगे. सपोर्ट क्या है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट के पास, जैसे मैंने बोला हूँ कि क्लाउड में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्यादातर वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी. AWS को Amazon सपोर्ट करता है, Azure को माइक्रोसॉफ्ट. अब माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा? यहाँ पर जो आपका रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत कम है. इट्स जस्ट 20% आउट से. बाकी जो 80% है वो कौन संभाल रहा है? माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहा है. देयर विल बी सर्टेन सिचुएशन, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है. हो सकता है कि कभी आउटलुक के नोटिफिकेशन सेंड नहीं हो रहे, आउटलुक बंद हो गया अचानक से. शेयर पॉइंट में लिंक शेयर में एक्सटर्नल पीपल को एक्सेस पॉसिबल नहीं हो रहा देना, ये फाइल बराबर से स्टोर नहीं हो रही, वर्जन्स बराबर से नहीं आ रही, कोई भी इशू हो सकता. ठीक है, या फिर आपने E3 लाइसेंस से लिया हुआ है लेकिन एप्लीकेशन बता रही है किसी यूजर को E1 के हिसाब से, हो सकता है सॉफ्टवेयर है. Basically, in those situations, it is not in your control as an administrator. आपके कंट्रोल में अगर कोई चीज नहीं है, उस टाइम पर आप क्या करेंगे? कि सपोर्ट में जाएंगे, न्यू सर्विस रिक्वेस्ट आप बोल सकते हैं यहाँ पर. उसके लिए पहले आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि यूजर एक्सेस इशू, यूजर के एक्सेस में इशू हो रहा है. अब यहाँ जाकर ये इसका क्या है? नॉलेज बेस है. याद रखिए, दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट नॉलेज बेस. आप क्लिक कीजिए यहाँ पर, इससे रिलेटेड कोई स्टेप्स आपको यहाँ पर सर्च करके मिलेंगे. यूजर एक्सेस का इशू आ रहा है, ये देखिए, फिक्सेस और वर्कअराउंड्स फॉर रिसेंट इश्यूज एंड एक्सेस. आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कोई आपको एक पर्टिकुलर लिंक पर ले जाएगा जहां से आप उसको देख सकते हैं. या फिर ऐड यूजर लाइसेंस,
प्राइमरीली यहाँ पर आप अगर कोई इशू आता है तो यू कैन कम ओवर हियर एंड यू कैन सी अगर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है क्या। ये देखिए बोल रहा है अभी हमको एक्सटर्नल लिंक पर भेजा था हमने, यूजर एक्सेस जब ढूंढे एक्सटर्नल लिंक पर नहीं भेज रहा है, यहाँ पर डिटेल बता रहा है, यहाँ पर सारी डिटेल क्या है कि हमको क्या चाहिए, लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर बता रहा है। देखिए बिलिंग में जाओ, एडमिन सेंटर से बिलिंग में जाओ, वहां पर योर प्रोडक्ट है, योर प्रोडक्ट से बाय लाइसेंस पर क्लिक करो, न्यू क्वांटिटी के अंदर टोटल लाइसेंसेस बॉक्स आएंगे, लाइसेंसेस इंक्लूड करो, सेव कर दो, दैट्स इट। फिर नहीं आपको और भी ज्यादा देखना है तो इस पर क्लिक करो, आपको एक डायरेक्टली वहां पर वो पहुंचाएगा उस लिंक के ऊपर, बाय और रिमूव लाइसेंसेस। ठीक है, ये डिटेल आपको बता रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कोई चीज, कोई इशू आपका हल नहीं हो रहा है, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ R&D कर चुके, अब आप यहाँ जाना कॉन्टैक्ट सपोर्ट में, और कॉन्टैक्ट सपोर्ट में जाकर you will ask them आपका जो भी प्रॉब्लम है, ये देखिए जो भी है टाइटल जो भी इशू है डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करना है आपको, ईमेल एड्रेस देखिए क्या हो रहा है, ऑथोराइज्ड कॉन्टैक्ट बोल रहा है। अब कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी ईमेल आईडी नहीं दे सकते जो इस पर्टिकुलर कंपनी का है, वो ईमेल या वो नंबर जो रजिस्टर्ड है उसको आपने देना है। ठीक है, और ये सर्विस रिक्वेस्ट की कंसेंट टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल कॉल, यानी कि अगर आपकी कॉलिंग होंगी, वो बंदा वहां से कॉल करेगा माइक्रोसॉफ्ट का, या आपको इशू आ गया, हमने एक टिकट आपका रिसीव किया है, आपको लाइसेंस ऐड करने में इशू आ रहा है, तो हियर वी आर टू गाइड यू। या फिर बड़ी इशू रहे तो वो बोलेगा कि ठीक है हमने यहाँ से उसको फिक्स कर दिया, तो ये कॉन्सेंट है कि कॉल रिकॉर्डिंग के लिए अगर आप यस करते हैं तो आपके कॉल्स रिकॉर्ड होंगे उनके पास। अटैचमेंट, आपको कोई एरर आ रही है, इशू आ रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट लो, अटैच करो, भेज दो। यहाँ पर सेलेक्टेड टाइम जोन और फिर अल्टरनेट लैंग्वेज, जब बंदा बात करेगा तो आपके टाइम जोन के हिसाब से करेगा, आप सो रहे हैं उसका कॉल आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट, और आपकी लैंग्वेज में। बेसिकली ये कॉन्टैक्ट माइक्रोसॉफ्ट को होता है, अगर इस तरह के इश्यूज हैं माइक्रोसॉफ्ट खुद डील करती है। इसका मतलब ये नहीं कि डेवलपर्स बैठे हुए, आज यूजर ने उनको बोला कि ये रिक्वायरमेंट है, लीव का फॉर्म बनाओ फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट को कांटेक्ट कर रही है कि लीव का फॉर्म कैसे बनाना, जरा बना के दे दो एक। तो ये चीजें इस तरह की सपोर्ट में नहीं आते, याद रखें, आपका खुद का काम होता है, ठीक है, नहीं तो वो बेचारा भी परेशान। Then comes setting के अंदर इंपॉर्टेंट ये है डोमेन आपने देखा जब आप रजिस्टर करें इसको .onmicrosoft.com इस तरह से आ रहा है। .onmicrosoft.com क्या है, ये डोमेन होता है, जैसे कि xyz@tcs.com, abc@wipro.com, xyz@capgemini.com, pqr@accenture.com, जो accenture.com है, wipro.com, tcs.com, ये डोमेन से आते हैं, ठीक है। हर वेबसाइट का एक डोमेन होता है। डोमेन यानी क्या, हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि प्लॉट लेना पड़ेगा। When you develop an application, you need to have some space, कहीं ना कहीं तो उसको होस्ट करना पड़ेगा आपको सर्वर के ऊपर ले जाकर। That's nothing but the area where you are going to host your application. एप्लीकेशन डेवलप की, अब उसको कहीं जाकर रखना है, उसका एड्रेस, हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, facebook.com, flipkart.com, tcs.com, ये क्या एड्रेसेस है उसके, ऑनलाइन एड्रेसेस है, ये एड्रेस से वो पहचाने जाता। ये डोमेन्स क्या होते हैं, ये एड्रेस होता है। करंटली ये ट्रायल है, आपने onmicrosoft.com यहाँ पर लिया। अगर आपको नया कोई और भी डोमेन लेना है या परचेज करना है नया डोमेन, you can even do this, नया डोमेन भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। And then there will be
सेटिंग्स, सेटअप बेसिकली ये सेटअप रिलेटेड एक्टिविटीज है. माइग्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ओके. Add or sync users to your Microsoft account. Complete MFA. MFA is nothing but multi-factor authentication. देखिए ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होता क्या? लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ बिकॉज इट कम्स इन यूजर मैनेजमेंट. ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. Basically, authentication is to identify user. To grant access. Authentication is nothing but to identify the user, and authorization is the process to grant the access to the user. देखिए आप Facebook यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है. यूजर नेम में आप एंटर करेंगे xyz@gmail.com, देन पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे व्हाटएवर इट इज. जब आप यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, अब वो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपका यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है कि रॉन्ग है. अगर करेक्ट है तो वो आगे प्रोसीड करेगा, अगर इनकरेक्ट है तो वहां पर ही वो रुका देगा. ठीक है. इनकरेक्ट है तो बोलेगा योर यूजर नेम और द पासवर्ड इज रॉन्ग. अब आप चेक करते हैं कि यूजर नेम क्या होना चाहिए, पासवर्ड कैसे होना चाहिए. हो सकता है कि गलत हो गया, आप फिर से उसको एंटर कर रहे हैं, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड का इशू होता है. मीन्स आपकी आइडेंटिफिकेशन में इशू हुआ है. पहली स्टेप होती है ऑथेंटिकेशन विच इज रिलेटेड टू योर आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या है? यूजर नेम और पासवर्ड है. मीन्स आपके पास में गेट पास नहीं है एंटर करने के लिए, यू डोंट हैव द गेट पास. अब आपको गेट पास मिल गया, मीन्स आप यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है. आप जैसे ही लॉगिन हुए अंदर सिस्टम में, आप बताइए आपके अलावा किसी और का अकाउंट आपको नजर आता? मीन्स कैन यू पोस्ट द मैसेजेस, यू कैन राइट द पोस्ट इन फेसबुक फॉर अदर पीपल. हो सकता है कि ऐसा आप अगर लॉगिन करते हैं तो आप ही का पोस्ट वहां पर यू कैन क्रिएट ए न्यू पोस्ट विथ योर ओन नेम, विथ योर ओन अकाउंट. किसी और के अकाउंट से वो नहीं हो सकता. ऑब्वियसली समझ में आ रही बात? किसी और के अकाउंट से वो नहीं होगा. यहाँ पर क्या हुआ कि आपको जिस चीज का एक्सेस देना था उसने दे दिया. जीमेल है, जीमेल में आप आपका खुद का ही मेल्स चेक कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो रहा कि आप लॉगिन की किसी और के मेल्स दिखा रहा है. ऑब्वियसली इट डोंट हैपन. यहाँ क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफिकेशन हुई आपकी, आपको ऑथेंटिकेट किया गया, देन उसके बाद में आपको ऑथोराइज किया गया. मीन्स आपके जो राइट्स है वो चेक किए गए कि आप कौन है, आपको किस चीज का एक्सेस है. ठीक है. आप एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर नॉर्मल यूजर है. नॉर्मल यूजर में से आप मैनेजर है या उसमें भी जूनियर एम्प्लॉय है, सीनियर एम्प्लॉय है, व्हाटएवर इट इज. ये चेक किया गया कि आपके राइट्स क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ योर राइट आपको कीज दी गई, मीन्स आपको एक्सेस दिया गया. तो फॉर एग्जांपल आप होटल में गए, वहां से आपको कीज मिल गई.